नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक और वीडियो में। हम देख रहे थे त्रिभुज के केंद्रक और परिकेंद्र हम देख चुके हैं। अब हम देखते हैं लंब केंद्र। ठीक है, जैसे नाम में लंब आ गया तो हमें क्या देखने, तीनों शीर्षों से अभिलंब डालने और उनका जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा वो हमारा क्या बन जाएगा, लंब केंद्र बन जाएगा। यानी शीर्षों से सामने वाली भुजाओं पे डाले गए लंब जहाँ पे मिलेंगे वो हमारे क्या कहलाएगा, लंब केंद्र। जैसे अगर ये हमारा कोई त्रिभुज है तो हम क्या करेंगे, हर शीर्ष से सामने वाली भुजा पे हम डालेंगे। मान के चलते हैं कि 90 डिग्री है, इसी प्रकार सामने वाली भुजा से लंब डालेंगे तो ये जहाँ पे मिलेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, लंब केंद्र। ठीक है, सामने वाली भुजा पे डाले गए लंब है, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हम ऑर्थो सेंटर भी बोलते हैं, और जिसे हम जनरली किससे दर्शाएंगे, एच से दर्शाएंगे, है ना। तो इसका मतलब अगर ये हमारा क्या है, ए बी सी त्रिभुज है, ये ए डी लंब अभिलंब हो गया, ये बी ई अभिलंब हो गया, और ये सी एफ अभिलंब। इसका मतलब ए डी क्या है, लंबवत है किसके, बी सी के। इसी प्रकार बी क्या है, लंबवत है ए सी के। इसी प्रकार सी एफ लंबवत है इसके ए बी के। यहाँ पे हम एक लंबवत दो रेखाओं के लंबवत होने की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। कोई भी दो रेखाएं जिनकी प्रवणता क्या है, m1 m2 है, अगर वो लंबवत हैं तो हम क्या मानेंगे, m2 m1 बराबर -1 लेंगे। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। आगे जाके हम सरल रेखा में भी पढ़ेंगे कि दो रेखाओं लंबवत होते हैं m2 m1 बराबर -1 कैसे होता है। अब जैसे हमने केंद्रक निकाला था, उसके बाद हमने केंद्र निकाला था, इनके हमने क्या याद रखे थे, फॉर्मूलाज याद रखे थे। लेकिन अभिलंब लंब केंद्र का हमें फॉर्मूला याद नहीं रखना, हम इसका क्या याद रखेंगे, प्रोसेस याद। अगर हमें कभी निकालना भी पड़ गया तो हम प्रोसेस याद रखेंगे। सबसे पहले हमें ये क्लियर हो गया कि हमें तीनों शीर्षों से सामने वाली भुजाओं पे क्या डालने, अभिलंब डालने, और उनका जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा वो हमारा क्या बनेगा, वो हमारा लंब केंद्र बन जाएगा। तो जैसे अगर ये त्रिभुज है हमारा, हमने सामने वाली भुजा पे लंब डाला, सामने वाली भुजा पे लंब डाला, और सामने वाली भुजा पे लंब डाला, तो इनका जो प्रतिच्छेद बिंदु निकल के आया, जो कि एच निकल के आया, ये हम ए मान लेते हैं, ये बी। हमें पता है कि ए बी के लंबवत कौन होगा, सी एच होगा। इसी प्रकार ए सी के लंबवत कौन होगा, बी एच होगा। इसी प्रकार बी सी के लंबवत कौन होगा, ए एच होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबकी प्रवणताएं निकाल लेंगे। हमारे पास क्या है, ए बी सी तीनों के शीर्ष है, तो हमारी प्रवणता आ जाएगी ए बी रेखा की, ए सी की प्रवणता आ जाएगी, और बी सी की प्रवणता आ जाएगी। तीनों प्रवणताएं आ जाएंगी। इसी प्रकार हम प्रवणता निकालेंगे किसकी, सी एच की। उससे पहले हम एच को मान लेंगे, मान लेते हैं कि एच के निर्देशांक क्या है, एच कोमा के हैं, सी के निर्देशांक हमें दिए होंगे तो एम सी एच आ जाएगी। इसी प्रकार हमारे पास पी एच रेखा की प्रवणता आ जाएगी, और इसी प्रकार ए एच रेखा की प्रवणता आ जाएगी। लेकिन जब हम ये तीन प्रवणताएं निकाल रहे होंगे तो इसमें हमारे पास एच और के दो अननोन इसमें आएंगे साथ में। फिर हम क्या है, इसकी प्रॉपर्टी लगा देंगे कि ए बी की प्रवणता, ए बी किसके लंबवत है, ए बी लंबवत है सी एच के, तो इसका प्रवणता इंटू सी एच की प्रवणता क्या होगी, उनका गुणनफल क्या होगा, -1 होगा। यहाँ से एक हमारे पास क्या आ जाएगी, समीकरण आ जाएगी। समीकरण किस में आएगी, एच एंड के में आएगी। इसी प्रकार हम दूसरी रेखा एम बी सी किसके लंबवत होगी, एम ए एच के, तो उनका भी प्रवणताओं का गुणनफल -1। इसी प्रकार एम ए सी लंबवत होगी किसके, बी एच के, तो उनकी भी प्रवणताओं का गुणनफल -1। तो ऐसे हमारे पास कितनी समीकरण बन जाएंगी, 3 समीकरण बन जाएंगी। इनमें से हम कोई 2 समीकरण उठाएंगे, उनको सोल्व करेंगे, और हमारे पास क्या आ जाएंगे, एच और के आ जाएंगे। जैसे ही एच के आएगा हमारा क्या आ जाएगा, लंब के अंदर। तो हमें इसमें ज़्यादा कुछ याद नहीं रखने, बस प्रोसेस याद रखने कि जो ये लंब होगा अभिलंब और रेखा पे क्या होगा, लंबवत होगा, तो इनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 होगा। ऐसे करके हम 2 समीकरण बनाएंगे, 2 समीकरण, 2 ही अननोन, और हमारा आंसर निकल के। ठीक है, अब देखते हैं परिकेंद्र। परिकेंद्र क्या होता है, वह बिंदु जहाँ भुजाओं के अब क्या मिलेंगे, लंब समद्वि। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अभी तक हमारे हर जगह शीर्ष रोल में आ रहे थे, माध्यिका डाल रहे थे हम, शीर्ष डाल रहे थे, अभिलंब डाल रहे थे हम, शीर्ष डाल रहे थे, है ना। कोण समद्विभाजक थे, शीर्ष थे।
लेकिन अब हमारे पास ये भुजा समद्विभाजक है जिसमें शीर्ष का कोई रोल है नहीं। इसमें क्या करना है, भुजा के लंबवत होना चाहिए प्लस भुजा को दो भागों में बांट देना चाहिए। तो तीनों भुजाओं के तीन लंब समद्विभाजक होंगे और वो जहाँ पे मिलेंगे या फिर उनके जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा वो क्या कहलाएगा, परिकेंद्र कहलाएगा। इसके अलावा परिकेंद्र हमेशा क्या होता है, तीनों शीर्षों से समान दूरी पर होता है। इसके अलावा परिकेंद्र क्या होता है, एक परिवर्त का क्या होता है, केंद्र होता है। ठीक है, परिवर्त का केंद्र होता है। परिवर्त वह वर्त होता है जिसपे तीनों शीर्ष स्थित होंगे। तीनों शीर्ष त्रिभुज के कहाँ पे होंगे, परिवर्त पे होंगे। और इसका केंद्र कौन होगा, परिकेंद्र होगा। ठीक है, ये हो गया परिकेंद्र से एक परिवर्त का कौन होगा, केंद्र होगा और तीनों शीर्ष परिवर्त पे होंगे और तीनों शीर्ष परिकेंद्र से समान दूरी पे होंगे। और परिकेंद्र के केस में हमें शीर्ष का कोई रोल नहीं है, हमें भुजाओं के लंब समद्विभाजक चाहिए। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी काम आएगी कि परिकेंद्र तीनों भुजाओं से समान दूरी पे होता है। इसके अलावा परिकेंद्र को हम किससे दर्शाएंगे, ओ से दर्शाएंगे। अगर ये हमारा क्या है, त्रिभुज है और ये हमारा परिकेंद्र है तो ये तीनों शीर्षों से क्या होगा, समान दूरी पे होगा। यानी ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ। तो यहाँ से हमारे पास कोई भी इनमें से तीन लेंगे, ओ ए बराबर ओ बी या ओ बी बराबर ओ सी ले लो या फिर ओ ए बराबर ओ सी ले लो। हम अगर इनमें से ओ को हम एच कोमा के या फिर अल्फा कोमा बीटा मान लेंगे तो हमारे पास क्या होगी, एच एंड के में क्या है, तीन समीकरण आ जाएंगी। जैसे लंब के अंदर के केस में आएगी, तीन में से कोई दो उठा के हम क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे और हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू निकल के आ जाएंगी, हमारा परिकेंद्र निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो परिकेंद्र और अभिलंब के केस में हमें ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रखनी है, ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी इनको निकालने की। अभी हम कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड देखेंगे जो जिसमें हम देखेंगे कि कुछ स्पेशल केस में परिकेंद्र और अभिलंब के अंदर क्या होंगे, केंद्रक और अंतःकेंद्र से ही आ जाएंगे। वो कैसे आएंगे वो हम देखते हैं अभी। ठीक है, तो इसमें अगर हमें इंडिविजुअली निकालना भी पड़ेगा तो हम इनकी बेसिक जो प्रॉपर्टीज है, जैसे परिकेंद्र तीनों शीर्ष से समान दूरी पे होता है, अभिलंब जो होगा तीन भुजाओं के क्या हो गया, लंबवत होगा, है ना, वहां से उनकी प्रवणताओं का गुणनफल माइनस होगा। ये प्रॉपर्टीज हम यूज करेंगे और हम उसको सोल्व करके निकालें। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो अभी तक हमने क्या क्या देखा, केंद्रक देखा, उसके बाद अंतःकेंद्र, केंद्रक के बाद अंतःकेंद्र, लेकिन लंब के अंदर ले लो आप एक बार, अंतःकेंद्र को छोड़ो, लंब के अंदर और हमारा परिकेंद्र। ये तीन ऐसे हैं केंद्र हैं जो हमेशा क्या होते हैं, सहरेखीय। चाहे आपका त्रिभुज कैसा भी हो कोई मैटर नहीं करता, ये हमेशा क्या होंगे, सहरेखीय होंगे, है ना। केंद्रक हमारा किससे दर्शा रहे थे हम, जी से। लंब केंद्र हमारा एच था, परिकेंद्र हमारा ओ था। ये हमेशा सहरेखीय होंगे यानी तीनों एक रेखाओं में स्थित होंगे। इसके अलावा एच और ओ को मिलाने वाली रेखा को जी क्या करेगा, 2:1 में डिवाइड करेगा, वो भी कैसा, अंत विभाजित करेगा। ये प्रॉपर्टीज बहुत काम की है। इसमें हमें कोई भी दो केंद्रक दिए हो, तीसरा निकालना हो तो इसे हम डायरेक्ट निकाल लेंगे, इसमें हमें शीर्ष की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। इनमें से दो भी कोई भी केंद्र दिए होंगे तो तीसरा हम आसानी से निकाल लेंगे कि एच जी ओ, लंब केंद्र, केंद्रक और परिकेंद्र हमेशा क्या होंगे, सहरेखीय होंगे, हमेशा सहरेखीय होंगे। ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका त्रिभुज समकोण है या समद्विबाहु है या समबाहु है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तीनों हर केस में क्या होंगे, सहरेखीय। अब देखो अगर हमारा त्रिभुज हो गया क्या, समद्विबाहु, तो ये हमारे जी एच ओ तो क्या थे, सहरेखीय थे ही। इसके साथ हमारा अंतःकेंद्र हो रहा है, वो सॉरी अंतःकेंद्र और आ जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, सहरेखीय हो जाएगा। इसका मतलब अंतःकेंद्र हमेशा सहरेखीय नहीं होता, केवल समद्विबाहु के केस में क्या होगा, सह। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा, हमने देखा कि केंद्रक, लंब केंद्र, परिकेंद्र तीनों हमेशा क्या होंगे, सहरेखीय होंगे। और जी होगा वो एच एंड ओ को मिलाने वाली रेखा को क्या करेगा, 2:1 में अंत विभाजित करेगा। अच्छा ये मैंने हमारे, इसी प्रकार अगर हमारा त्रिभुज क्या हो जाए, समबाहु त्रिभुज हो जाए तो उस केस में क्या होगा, ये सारे जो केंद्र है ना, जैसे लंब केंद्र हो गया, केंद्रक हो गया, अंतःकेंद्र हो गया, परिकेंद्र हो गया, सारे क्या आ जाएंगे,
एक ही जगह आ जाएंगे, यानी चारों सभी क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। अब देखो इस प्रॉपर्टी का कैसे काम आएगा, क्वेश्चन में क्या करेगा, शीर्ष दे देगा, वो पूछ लेगा क्या, लंब के अंदर, तो हम तो क्या करने बैठ जाएंगे, m1 m2 बराबर -1, वहां से क्वेश्चन क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। लेकिन अगर हम ध्यान से देखेंगे वहीं पे उसने बोल रहा होगा कहीं कि समबाहु त्रिभुज, ऐसा बोलते ही समबाहु नाम देते ही हम क्या निकालेंगे, आसान वाला निकालेंगे। और सबसे आसान निकालना कौन है, केंद्रक है, और केंद्रक की क्या हो जाएगा, आपका लंब केंद्र हो जाएगा। तो ऐसे हम इस प्रॉपर्टी को क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर समबाहु त्रिभुज दिख जाए तो हमारे दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए कि आपके चारों के अंदर क्या होंगे, एक ही जगह होने वाले। इसी प्रकार अगर हमारा त्रिभुज क्या हो गया, समकोण हो गया, समकोण के केस में क्या होगा, जिस शीर्ष पे 90 डिग्री बन रहा है ना, जिस शीर्ष पे हमारा समकोण बन रहा है वही शीर्ष ही हमारा क्या बन जाएगा, लंब केंद्र। ठीक है, लंब के अंदर बन जाएगा। और दूसरा जो परिकेंद्र जो होगा वो क्या होगा, कर्ण का मिड पॉइंट होगा। कैसे, जैसे ये हमारा क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया, ये मान लेते हैं ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी। अब हमें पता है समकोण त्रिभुज कहाँ बनता है, समकोण त्रिभुज वर्त में, अर्धवर्त में बनता है। इसका मतलब कोई अर्धवर्त होगा जो कहाँ से गुजरेगा, तीनों शीर्षों से गुजरेगा, है ना, तीनों शीर्षों से गुजरेगा। अगर अर्धवर्त है तो पूरा वर्त भी होगा। अब अगर हम ध्यान से देखें तीनों शीर्षों से गुजरने वाला ये तो क्या बन गया, परिवर्त बन गया। तो परिवर्त बन गया जिसका एसी क्या है, आपका व्यास है। तो व्यास का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, त्रिभुज का केंद्र जाएगा, वर्त का केंद्र हो जाएगा। और परिवर्त का केंद्र क्या कहलाता है, परिकेंद्र कहलाता है। इसलिए हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज के केस में कर्ण का मध्य बिंदु कौन होता है, परिकेंद्र होता है। तो ये बहुत ही काम की प्रॉपर्टीज है, हमें ध्यान रखनी है। तो हमने क्या बोला कि एक तो जिस एंगल पे आपका जिस शीर्ष पे समकोण बन रहा होगा वो तो हमारा कौन बन जाएगा, लंब केंद्र बन जाएगा। और कर्ण का मध्य बिंदु क्या बन जाएगा, आपका परिकेंद्र बन जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है समकोण त्रिभुज है तो अर्धवर्त भी होगा, अर्धवर्त है तो आपका पूरा वर्त भी होगा, और पूरे वर्त का व्यास कौन होगा, एसी होगा, है ना। एसी व्यास है तभी जाके अर्धवर्त में समकोण बनेगा, है ना। अगर परिवर्त हो तो ये बन गया हमारा परिवर्त, परिवर्त का व्यास कौन है, एसी, एस का मध्य बिंदु क्या कहलाएगा, इस परिवर्त का केंद्र, परिवर्त के केंद्र को क्या कहते हैं, परिकेंद्र कहते हैं। अब हमें पता है परिकेंद्र से तीनों शीर्षों की दूरियां क्या होती हैं, समान होती हैं। तो ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी हो जाएगा, है ना। और बी से किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, माध्यिका कहलाती है। इसका मतलब हमारी बीओ क्या बन गई, माध्यिका भी बन गई। इसका मतलब जो बीओ वो क्या है, हमारी माध्यिका है। ये दूरी आर है, ये मान लेते हैं आर है, ये आर है, तो बीओ बराबर क्या आ गई, आर आ गई, जो कि क्या है, कर्ण की आधी है। यानी माध्यिका समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से जो माध्यिका निकलेगी वो क्या होगी, कर्ण की आधी की। तो ये भी हमने यहाँ पे देख लिया। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि तीन जी एच और ओ हमेशा क्या होते हैं, सहरेखीय होते हैं। जी एच और ओ को मिलाने वाली रेखा को दोनों बात एक में अंतर विभाजित करता है। अगर आपका हो गया समद्विबाहु त्रिभुज तो जी एच ओ के साथ आई भी सहरेखीय हो जाएगा। अगर समबाहु हो गया तो सारे एक जगह ही आ जाएंगे। अगर समकोण हो गया तो ये जहाँ पे क्या बन रहा होगा आपका 90 डिग्री इस शीर्ष पे, वो तो लंब केंद्र हो जाएगा। और आपका कर्ण का मिड पॉइंट कौन बनने के लिए तैयार हो जाएगा, परिकेंद्र बन जाएगा। कैसे बनेगा वो हमने अभी देख लिया, है ना। इसके अलावा एक दो छोटी छोटी चीजें और देख लेते हैं। इसी के साथ हमारे केंद्र ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। हमने केंद्रक देख लिया है ना। केंद्रक हमारा जी होता है जो कि क्या होता है, माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु होता है, जहाँ माध्यिकाएं मिलती है। माध्यिका क्या होती है, किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला। और जो कि हमारा क्या निकल गया था, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। उसके बाद हमने क्या देखा था, अंतः केंद्र देखा था। अंतः केंद्र में हमारे कौन काम आए थे, कोण समद्विभाजक काम आए थे। कोण समद्विभाजक के साथ हमने क्या देखी थी, एक प्रमेय भी देखी थी, थ्योरम भी, कि कोण समद्विभाजक सामने वाली भुजा को बची हुई भुजाओं के अनुपात में काटेगा। और वहां से हमने सोल्व करके क्या निकाला था, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c y1
प्लस b/2 प्लस c/3। इसके बाद हमने क्या देखा था, लंब के अंदर देखा था कि प्रत्येक सिर से सामने वाली भुजा पे डाला गया लंब जहाँ पे मिलेंगे वो हमारा लंब केंद्र हो जाएगा, जिसमें हमने क्या फॉर्मूला यूज करेंगे कि दो लंबवत भुजाओं की प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता है, इसे समीकरण बनाएंगे। फिर हमने क्या देखा था, परिकेंद्र देखा था। परिकेंद्र क्या होता है, तीनों शीर्षों से समान दूरी पर होता है, तो वहां से हमारे पास 3 समीकरण बनेंगे, कोई भी 2 उठाएंगे सोल्व कर लेंगे। इसके अलावा हमने इसकी क्या देख ली प्रॉपर्टीज कि जी क्या करेगा, जी एच और ओ क्या होंगे, सहरेखीय होंगे। एच और ओ को मिलाने वाली रेखा को जी 2:1 में अंतर विभाजित करेगा। समकोण त्रिभुज है तो आपका लंब केंद्र तो है, समकोण वाले पे आ जाएगा, इसके मिड पॉइंट पे परिकेंद्र आ जाएगा। जैसे ही दोनों आ गए हमारे क्या आ जाएगा, केंद्रक भी आ जाएगा। जी एच ओ तो सहरेखीय होते हैं। इसी प्रकार समबाहु त्रिभुज में तीनों एक जगह ही होते हैं। ये सारी चीजें हमने देख ली, ठीक है। इसके अलावा जैसे मान लो अगर ये कोई त्रिभुज क्या है, ABC है, हमने क्या किया, प्रत्येक भुजा को फिर एक एक पॉइंट लिया जैसे, और हमने ऐसा पॉइंट लिया कि उस भुजा को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, m/n। कैसे, जैसे AB पे कोई पॉइंट लिया, ठीक है, मैंने यहाँ पॉइंट लिया P जो कि m/n में विभाजित कर रहा है। फिर BC पे लिया, अब अनुपात हम हर बार क्या रख रहे हैं, सेम रख रहे हैं। इसी प्रकार CA पे लेंगे, अनुपात हर बार क्या रख रहे हैं, सेम। तो तीनों भुजाओं पे हमने क्या लिए, 3 पॉइंट लिए जो कि क्या कर रहे हैं, उन भुजाओं को सेम अनुपात में क्या कर रहे हैं, विभाजित कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, एक नया त्रिभुज बन जाएगा हमारे पास PQR। तो यहाँ पे क्या होगा, त्रिभुज ABC का केंद्रक जो होगा वो क्या होगा, त्रिभुज PQR के केंद्रक के बराबर होगा, ठीक है। अगर हमने क्या किया, त्रिभुज की तीनों भुजाओं पे 3 पॉइंट लिए, तीनों पे जो पॉइंट लिए वो सभी भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर रहे हैं, तो उनसे एक नया त्रिभुज बनेगा। तो दोनों त्रिभुजों के केंद्र हमेशा क्या रहने वाले, सेम रहने वाले, है ना। उसके अलावा एक चीज हमने देखी थी, जब हम अंतः केंद्र देख रहे थे तो हमने देखा था कि जैसे ये हमारा A था, ये B था, ये C था, ये कोण समद्विभाजक था, यहाँ पे हमारा अंतः केंद्र था, और इसी को आगे बढ़ाने पे इसी पे क्या आएगा, बहिष्केंद्र आया था। हमें अगर याद हो आपको, तो अगर ये बिंदु हम AD लें, I जो था वो क्या कर रहा था, AID को विभाजित कर रहा था, है ना। AD को किस अनुपात में विभाजित कर रहा था, B+C अनुपात A में विभाजित कर रहा था। ये हमने पहले ही अंतः केंद्र जब निकाला था उस टाइम देखा था, ठीक है। कहाँ से आया था कि सबसे पहले हमने D के निर्देशांक निकाल लिए थे, फिर हमने BD की लंबाई निकाल ली थी, फिर हमने B से जाने वाला एक अंतः वो लंब कोण समद्विभाजक और निकाला था। हमें पता चला ये जो कोण समद्विभाजक है ये AD को क्या करेगा, इस भुजा और इस भुजा के अनुपात में विभाजित करेगा। ये भुजा हमने पहले ही निकाल ली थी, ये भुजा हमारे पास C ऑलरेडी है, तो वहां से हमारे पास फाइनली निकल के आया था कि अंतः केंद्र भुजा AD को इसमें B+C अनुपात में अंतः विभाजित करेगा। तो इसी प्रकार जो I1 होगा वो AD को अनुपात तो सेम ही रहेगा, अब अंतः की जगह क्या आ जाएगा, बाह्य विभाजित कर देगा, ठीक है। तो ये चीज हमें याद रखनी है। अब हमारे केंद्र हो गए, हम केंद्र पे अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है जिसमें हमें क्या दे दिया जाए, एक त्रिभुज है, किसकी बात कर रहा है, उसके अंतः केंद्र यानी I की बात कर रहा है। आई दिमाग में आते ही I का तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या होता है, AX1 BX2 X3 डिवाइडेड बाई A+B+C, ठीक है। इसी प्रकार A1 2 3 A+B+C। तो सबसे पहले तो हमें भुजाएं चाहिए, तो एक हमें पता है क्या होती है, शीर्ष A के सामने वाली भुजा यानी BC। तो BC हमारी क्या आ जाएगी, हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, क्या आ जाएगा, 20 का होल स्क्वायर प्लस 15 का होल स्क्वायर। अगर हम इसको सोल्व करने बैठेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 25। इसी प्रकार B चाहिए, B क्या होती है, सिर्फ B के सामने वाली भुजा यानी AC। तो A और C के निर्देशांक दे रखे हैं हमारे पास, तो ये हो जाएगा 36 का होल स्क्वायर प्लस 15 का। अगर हम इसको सोल्व करेंगे ये निकल के आ गई 13। इसी प्रकार C चाहिए, C क्या होता है, सिर्फ C के सामने की भुजा यानी AB चाहिए हमें। AB हमारी क्या हो जाएगी, 20 + 36 56 का होल स्क्वायर प्लस
7 - 7 0 का होल स्क्वायर बराबर 56। ए बी सी की हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। अब देखो इसमें हमने क्या माना है, ए के जो निर्देशांक है ना उसको हमने क्या माना है, x1 y1 माना है, बी वाले को x2 y2 है, और ये हमारा x3 y3। तो x1 y1 x2 x1 x2 x3 की वैल्यू है हमारे पास, ए बी सी की वैल्यू है, सारी वैल्यू पुट करनी है, कैलकुलेशन का पार्ट है हमारा, क्या निकल के आ जाएगा, अंत के अंदर निकल के आ जाएगा। तो ये तो था डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड एग्जाम्पल था, ठीक है। इसमें हमें क्या करना था, अंत के अंदर के लिए तीनों भुजाएं निकाल ली, शीर्ष दिए हुए, बस फॉर्मूले में रख। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 1,4 कोई एक त्रिभुज है, उसका क्या है केंद्रक, बोले तो जी होता है, जो कि क्या होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। हमें पता ये क्या दे रखा है 1, अब इसमें से किसी को कुछ भी मान लो, जैसे इसको x1 y1 मान लिया, x2 y2 मान लिया, तो हमारा x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 बराबर x1 की जगह क्या आ जाएगा 4 माइनस 9 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 बराबर, यहाँ से हमारा x3 निकल के आ जाएगा 9, आई थिंक 4 माइनस 9 5 प्लस 3 8, x3 निकल के आ गया 8। इसी प्रकार y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3, y1 की वैल्यू -3, y2 की वैल्यू 7 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3 बराबर किसके हो जाएगा 4 के। तो -3 प्लस 7 4 बचे, 12 माइनस 4 8, तो y3 बराबर, तो हमारा तीसरा शीर्ष क्या आ जाएगा x3, जो कि हो जाएगा 8, ठीक है। आसान क्वेश्चन था। अब देखो अगले में क्या दे रखा है, कोई भी त्रिभुज है उसके दो शीर्ष दे दिए, और बोल रहा है मूल बिंदु क्या है लंब के अंदर है। तो इस बार हमें लंब के अंदर दे रखा है और तीसरा शीर्ष हमें पूछ रखा है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये शीर्ष क्या है आपका 5, -1 है, ये शीर्ष बी -2, 3 है, सी जो हमें नहीं पता मान लेते हैं h, अब हमें पता है इससे सामने वाली भुजा पे हम लंब डालेंगे, उस पे यहाँ पे क्या होगा लंब के अंदर h होगा, इसी प्रकार इधर से लंब डालेंगे तो उस पे भी h होगा, है ना। ये मान लेते हैं बिंदु डी है, ये ई है, तो हमें तो दो ही इक्वेशन चाहिए, दो ही अननोन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे प्रवणता निकाल लेंगे, हमें पता है प्रवणता इसकी बी सी की इंटू ये यहाँ पे और ले लेते हैं ना, प्रवणता होगी बराबर इनके गुणनफल क्या आएगा -1, है ना। इसी प्रकार ए बी की प्रवणता इंटू प्रवणता ओ सी की, इसका भी क्या आएगा, ये ओ इसलिए लिखा है मैंने, है तो लंब के अंदर, लेकिन इसने मूल बिंदु लिख रखा है इसलिए मैंने ओ लिख दिया, वैसे हमें एच लिख, तो यहाँ पे एच। तो सबसे पहले हम सारी प्रवणताएं निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि कोई भी रेखा दी गई हो उस पर क्या हो दो बिंदु हो, तो उसकी प्रवणता हम कैसे निकालते हैं, हमारी प्रवणता आ जाएगी y2 y1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स, ऊपर y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, नीचे x निर्देशांकों का डिफरेंस। अब देखो हमारी क्या आ जाएगी प्रवणता आ जाएगी, जैसे बीसी रेखा की प्रवणता चाहिए तो क्या आ जाएगा k -3 डिवाइडेड बाई h प्लस 2। इसी प्रकार ए बी की प्रवणता आ जाएगी, ए और बी में तो दोनों ही क्या है नॉन है, तो 3 माइनस माइनस 1 4 बन जाएगा, -2 -5 बन जाएगा। इसी प्रकार सी एच की रेखा की प्रवणता आ जाएगी, सी एच की क्या आ जाएगी k/h ही आ जाएगी, क्यों h तो 0,0 है। इसी प्रकार ए एच की प्रवणता आ जाएगी, ए के निर्देशांक हमें पता है तो -1/, सारी चीज प्रवणताएं आ चुकी हैं। तो पहली इक्वेशन तो क्या आ जाएगी m ph इंटू एम ए बी बराबर, क्यों, क्योंकि जो ए बी रेखा है इसके ये सी एच या सी डी क्या है लंबवत है, सी एच रेखा के डिवाइडेड बाई एच हो गया, ए बी की प्रवणता -4/7 हो गया बराबर -1, यहाँ से हमारे पास आ गया 4k बराबर 7। पहली इक्वेशन आ गई के और एच में। अब हमें एक इक्वेशन और चाहिए, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ए एच की प्रवणता का मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे बी सी की प्रवणता से, और गुणनफल क्या आएगा, ए एच की प्रवणता कितनी है -1/5 है,
और बी सी की प्रवणता कितनी है, के माइनस 3 डिवाइडेड बाई एच प्लस 2 बराबर -1। इसको जैसे ही सोल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगी के माइनस 3 बराबर 5 प्लस 10। यहाँ से हमारा आ गया के बराबर 5h प्लस, दो इक्वेशन आ गई, दो ही ने सोल्व करेंगे, -4 -7 हमारा फाइनल आंसर निकल के, तो -4 -7 हमारा करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे क्या है, ये तो भाई लम के अंदर वाली चीजें हमने अप्लाई की है। यहाँ पे हमारा तीसरा शीर्ष अननोन है, वहां पे लम के अंदर हम पढ़ रहे थे, हमारे पास लम के अंदर अननोन था। मेथड वही है, दो रेखाएं उठानी है, दो समीकरण बनानी है, प्रवणताओं का गुणनफल माइनस करना है। अब यहाँ पे अब कोई बोले कि हम ये भी कर सकते थे, हम क्या कर सकते थे कि AC की प्रवणता लेते और इधर से BH की प्रवणता लेते, ये भी तो -1 होता, ये भी -1 होता है ना। लेकिन अगर हम कोशिश करें, अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें दोबारा यहाँ पे AC में H के कोमा कुछ था, वहां पे क्या होता H और K में क्या थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन बन जाती। इसलिए हमने क्या किया, एक बार AB को लिया, क्योंकि AB की प्रवणता जब निकालेंगे उसमें H एंड K नहीं आएगा, तो थोड़ी सी क्या होगी कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा आसान हो जाएगा। अदरवाइज आप ये भी साथ में ले सकते थे, इनमें से कोई भी दो एक, और ये भी ले सकते। लम के अंदर वाली प्रॉपर्टीज यूज करके ऐसे हमने सोल्व कर लिया। अगला एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कोई भी त्रिभुज है, उसके तीनों शीर्ष दिए हुए हैं। अगर शीर्ष में देखें तो हमारे पास x1 x2 x3 α1 α2 α3 तीन चीजें, ये हमारे पास यहाँ पे अल्फा। यदि त्रिभुज का परिकेंद्र, यानी परिकेंद्र हमें 0,0 दे रखा है, उसका लंब के अंदर x बार y बार दे रखा है, तब हमें पूछ रखा है कि y बार इंटू दिस की वैल्यू क्या होगी। तो ये तीन चीजें देखते ही हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, देखो हमें कोई न कोई इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो पहली इक्वेशन तो हमारे पास एच जी और देखते ही हमारे दिमाग में आ जानी चाहिए। तीनों क्या होते हैं, सहरेखीय होते हैं, और जी उसको क्या करेगा, 2:1 में विभाजित करेगा करेगा। दूसरा एच दे रखा है हमें, ओ दे रखा है ना। अब हमें क्या चाहिए, जी चाहिए। जी के लिए हमें निकालना डायरेक्ट आता है, एक्स निर्देशांकों का योग करना है, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। उसी प्रकार x1 tan α1 प्लस x2 tan α2 प्लस x3 tan α3 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। आ गया। ये हमारा जी आ गया। अब एच जी और ओ हमारे क्या है, तीनों सहरेखीय हैं, तो यहाँ से भी हमारा जी निकल के आ जाएगा। हमारे यहाँ से जी क्या निकल के आ जाएगा, एच के क्या है, एक्स बार वाई बार है, ओ का 0,0 है, तो 2 इंटू 0 प्लस एक्स बार डिवाइडेड बाई 3 वाई बार डिवाइडेड बाई 3, तो दो चीज़ें आ गई। अब अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ से एक्स बार और वाई बार की वैल्यू हमारे पास आ जाएंगी, है ना। बार की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, x1 प्लस x2 प्लस x3, और y बार की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x1 tan α1 प्लस y1 tan α2 प्लस y3 tan α3। ठीक है, यहाँ से तो ये चीज़ आ गई। दूसरा, अब हम यूज करते हैं परिकेंद्र की प्रॉपर्टी। परिकेंद्र क्यों उठा रहे हैं, क्योंकि परिकेंद्र हमारा क्या है, 0,0 है, तो इसमें हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। अब इसमें क्या है, OA का स्क्वायर, मतलब तीनों शीर्षों से समान दूरी पर होता है। अगर दूरियां समान है तो इनका स्क्वायर भी समान होगा, क्यों कि डिस्टेंस फॉर्मूले में रूट आएगा, तो उसको पहले ही हटा देते हैं। OA का स्क्वायर हमारा क्या बन जाएगा, OS का स्क्वायर बन जाएगा हमारा x1 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर tan स्क्वायर α1। OB स्क्वायर हमारा क्या बन जाएगा, x2 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर tan स्क्वायर α2। OC स्क्वायर क्या बन जाएगा, x3 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर tan स्क्वायर l। अगर हम ध्यान से देखें तो ये x1 स्क्वायर हमारा क्या बन गया, x स्क्वायर α1, ये बन गया हमारा x2 स्क्वायर x स्क्वायर α2, ये बन गया x3 स्क्वायर x स्क्वायर α3। हमने क्या किया, ये x1 स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 प्लस tan स्क्वायर α1 क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर α1 बन जाएगा। अब अगर हम दोनों तरफ अंडर रूट ले लें तो x1 sec α1 बराबर
x2 sec अल्फा 2 बराबर x3 sec अल्फा बराबर हम ले लेते हैं के। तो 1/1 बराबर करते हैं तो x1 sec अल्फा 1 बराबर क्या आ गया के आ गया, यानी x1 बराबर क्या आ गया के कोस अल्फा 1 आ गया। इसी प्रकार x2 बराबर क्या आ जाएगा के कोस अल्फा 2 आ जाएगा और x3 बराबर क्या आ जाएगा के कोस अल्फा 3 आ जाएगा। अब x1 x2 x3 की वैल्यू आ गई हमारे पास, है ना। तो अभी हमने जो g निकाला था उसको दोबारा निकाल लेते हैं। तो g हमारा क्या हो जाएगा, हमारा केंद्रक हो जाएगा x1 प्लस x2 x3 की जगह वैल्यू रखेंगे तो k/3 इंटू कोस अल्फा 1 प्लस कोस अल्फा 2 प्लस कोस अल्फा 3 और y निर्देशांक क्या हो जाएगा k/3। जैसे टेन अल्फा 1 से मल्टीप्लाई होगा कोस अल्फा 1 क्या बचेगा साइन अल्फा 1, इसी प्रकार क्या बचेगा साइन अल्फा 2 और साइन। अब हमारा क्वेश्चन थोड़ा बहुत यहाँ पे हमें रिफ्लेक्ट करने लग गया क्यों कोस अल्फा 1 अल्फा 2 3 मिल गए और साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2 प्लस साइन अल्फा 3 भी हमें रिफ्लेक्ट होने लग गया। अब हमें बताइए केंद्र किसके बराबर है, इसके बराबर है। ये केंद्र किसके बराबर है x⁻/3 a⁻/3। यहाँ से हमारे पास x⁻ की वैल्यू क्या आ गई a इंटू कोस अल्फा 1 प्लस कोस अल्फा 2 प्लस कोस अल्फा 3। दूसरा क्या आ गया y⁻ की वैल्यू क्या आ गई k इंटू साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2 प्लस साइन अल्फा 3। ट्यूशन वाले ने हमें क्या पूछा है, ट्यूशन वाले ने पूछा है y⁻ इंटू दिस किसके बराबर हो। तो y⁻ इंटू कोस अल्फा 1 प्लस, अब देखो अब हम क्या करते हैं यहाँ से k की वैल्यू इसमें रख देते हैं या फिर दोनों को क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं। जैसे डिवाइड करेंगे x⁻ डिवाइडेड बाई y⁻, इधर आ गया समेशन कोस अल्फा लिख देते हैं, इसको समेशन साइन अल्फा लिख देते हैं। यहाँ से क्या आ गया y⁻ समेशन कोस अल्फा, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बराबर हो जाएगा x⁻ समेशन साइन अल्फा, यानी जो पूछ रहा है वो x⁻ इंटू साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2 प्लस साइन अल्फा 3 के बराबर होगा। तो बेसिक प्रॉपर्टीज हमें पता हो तो हम आसानी से कर सकते हैं। हमने क्या लगाया, एक तो एच जी और तीनों क्या होते हैं सहरेखीय होते हैं, 2:1 में डिवाइड करता है। अगर हम यहीं से करते हैं तो हमारे पास x1 x2 x3 फंस जाते है ना, यहीं से अगर बराबर कर देते थे। लेकिन क्वेश्चन में ध्यान से देखो x1 x2 x3 नहीं है, तो इसके लिए हमने क्या किया प्रीकेंद्र को उठाया। प्रीकेंद्र को क्यों उठाया, क्योंकि ये 0,0 है, हमारे लिए आसान होता। अगर हम लंब केंद्र को उठाते तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता, इसको उठाना आसान था। जैसे इसको उठाया हमारे पास इक्वेशन बनी x1 x2 x3 की वाई वैल्यू, इनकी वैल्यू आ गई, वो हमने इसमें रिप्लेस कर दी। जैसे ही रिप्लेस किया हमारा आंसर निकल के। चलते हैं अगले एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि आपकी रेखाएं x बराबर 0 और y बराबर 0, यानी हमारी रेखाएं कौन है एक्स एक्स और वाई एक्स। तो ये रेखा होगी आपकी y बराबर 0, ये हो गई x बराबर। तीसरी रेखा क्या दे रखी है 3x प्लस 4y प्लस बराबर 12, ये हमारी होगी 3x प्लस 4y बराबर 12। ये हमें पता है केंद्र है, तो इनसे बना हुआ त्रिभुज तो ये हो गया ओ, ये मान लेते हैं बिंदु ए है ये। अब हमें पता है ए कहाँ पे स्थित है x बराबर 0 पे, साथ में इस रेखा पे भी स्थित है। तो इसमें जैसे x बराबर 0 रखेंगे y बराबर 3 आ जाएगा, तो आपका बिंदु क्या आ जाएगा 0,3 आ जाएगा। इसी प्रकार b कौन से पे स्थित है y बराबर 0 पे और 3x प्लस 4y बराबर 12 पे। जैसे इसमें y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 4 आ जाएगा, तो बिंदु क्या आ जाएगा 4,0 आ जाएगा। तो हमारा फाइनली त्रिभुज जो निकल के आ गया वो आ गया 0,0। ए के निर्देशांक कितने आ गए 0,3, बी के निर्देशांक कितने आ गए 4,0। अब क्वेश्चन वाले को क्या चाहिए उसी हिसाब से आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहा है किसकी अंतः केंद्र की। अंतः केंद्र बोले तो आई के लिए सामने वाली भुजा की लंबाई चाहिए, यह भुजा की लंबाई 4 हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी, इसको सोल्व करोगे तो 5 हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, ये किसकी वैल्यू होगी ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, इसको अगर हम सी ले लेते हैं तो ये किसकी वैल्यू होगी सी की वैल्यू होगी। सारी वैल्यू आ गई, हमें पुट करना है ax1 यानी एक 4 का 0 से मल्टीप्लाई 0, bx2 3 इंटू 4 12, वो तो 0 ही देगा हमेशा। नीचे a प्लस बी प्लस सी यानी 12। इसी प्रकार a y1 12, b y2 0, c y3
नीचे, यानी 1,1 हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 1,1 हमारा आंसर। आसान क्वेश्चन है, इसमें शीर्ष नहीं दिए थे, रेखाएं दे दी थी, रेखाओं में दो रेखाएं आसान रेखाएं, हमारी जो एक्स एक्स वाई एक्स है वही दे रखी थी, तीसरी रेखा दे रखी थी, हमने तीनों शीर्ष निकाल लिए, शीर्ष आती है हमें अंत केंद्र निकालना आता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखे हैं, तीनों शीर्ष दे रखे हैं और पूछ रहा है उनसे बनने वाले त्रिभुज का क्या बताइए, परिकेंद्र बताइए। परिकेंद्र आप बोले तो वो होता है हमारा, है ना। और हमें पता है कि इसमें हमें फॉर्मूला याद नहीं रखना था, हमें क्या याद रखना था कि ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी। अगर ये बराबर है तो इनके स्क्वायर भी बराबर होंगे। ठीक है, तो ओ ए स्क्वायर कितना, अगर ओ हम मान लेते हैं एच कोमा ए मान लेते हैं, ओ ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, h-3 का होल स्क्वायर प्लस a-7 का होल स्क्वायर। ओ बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, h-3 का होल स्क्वायर प्लस +2 का होल स्क्वायर। ओ सी कितना हो जाएगा, h-5 का होल स्क्वायर प्लस k-7। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या हमें दिमाग लगाना है कि हमें दो उठा के इक्वेशन बनानी है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें कि पहली इक्वेशन, पहले में और दूसरे में ये दोनों क्या कॉमन है। जैसे ही मैं इनसे एक इक्वेशन बनाऊं तो मेरा h-3 कटने के तैयार है, k का वैल्यू आसानी से आ जाएगी, मतलब मेरी कैलकुलेशन पार्ट आसान हो जाएगा। दूसरा, इसमें और इसमें क्या है, k-7 बराबर है ना। देखो अगर मैंने इन दोनों को उठाया तो कुछ नहीं कटेगा, h एंड k में इक्वेशन आएगी, जबकि मैं इनको उठाया तो h-3 कटने के तैयार है, k में इक्वेशन आएगी, k वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट और लास्ट को उठाया, k-7 कट जाएगा, h में इक्वेशन आएगी, h की वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे करके हमें थोड़ा सा मतलब खुद का दिमाग लगाना है कि जिससे कैलकुलेशन क्या हो जाए हमारी आसान हो जाए। जैसे फर्स्ट और सेकंड को उठाएंगे तो h-3 तो कट जाएंगे, k-7 का होल स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, k+2 आ जाएगा, है ना। यहाँ से क्या आएगा हमारा k-7 बराबर, देखो यहाँ से आएगा k-7 बराबर प्लस माइनस k+, अगर प्लस लेंगे तो k-7 बराबर k+2, k से k कट गया, -7 बराबर 2, जो कि गलत बात है, इसका मतलब प्लस हम नहीं ले सकते, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा। तो k-7 बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का k+2, यहाँ से क्या आ जाएगा 2k बराबर 5 आ जाएगा, तो k बराबर तो आ गया आपका 5/2। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को उठाएंगे तो वहां से k-7 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा h-3 का होल स्क्वायर बराबर h-5 का होल स्क्वायर। अगेन प्लस माइनस लेंगे, लेकिन मतलब प्लस से कोई आंसर आएगा नहीं, हमें क्या लेना पड़ेगा, माइनस ही लेना पड़ेगा। तो 2h बराबर 8, h बराबर, h और k की वैल्यू आ गई, तो हमारा क्या आ गया, ट्री के अंदर 4,5/2। हालांकि देखो दो लाइन में क्वेश्चन हो गया, अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाते, अगर कहीं उठा लेते इसको, तो यही कि हमारा क्या होता है, थोड़ी सी लेंदी हो जाती की क्वेश्चन, है ना। आंसर सेम ही आता और आता भी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, त्रिभुज के लंब केंद्र और केंद्र दे रखे। लंब केंद्र, केंद्र परिकेंद्र दिखते हमें, ये लाइन, ये रेखा याद आ जानी चाहिए, ये h होता है, ये g होता है, ये 2 होता है, o होता है, ये 2:1। लंब केंद्र -3,5, तो ये -3,5, केंद्रक 3,3, परिकेंद्र हमें नहीं पता, मान लिया अल्फा कोमा बीटा। अंतर विभाजन का सूत्र लगा देते हैं, तो हमारे हिसाब से फॉर्मूले से जी कितना निकल के आएगा, 2α -3/3 बीटा +5/3, जो कि किसके बराबर है, 3,3 के बराबर है। दोनों क्या करते हैं, तुलना कर देते हैं, क्योंकि पॉइंट तो एक ही है। तो 2α -3/3 बराबर 3, तो 2α -3 बराबर 9, 2α बराबर 12, अल्फा बराबर कितना आ गया 6। इसी प्रकार 2 बीटा +5 बराबर 3 आएगा, है ना। y निर्देशांक भी बराबर होगा, अच्छा यहाँ पे ये 2 मल्टीप्लाई होगा ना, बीटा से 2 आएगा, सॉरी। 2 बीटा +5 बराबर बटा 3 बराबर 3, तो यहाँ से 2 बीटा +5 बराबर 9 आ जाएगा, 2 बीटा बराबर 4, बीटा बराबर, तो आपका जो प्री केंद्र है अल्फा कोमा बीटा, जो क्या बन जाएगा 6,2 बन, आंसर क्या हो जाएगा 6,2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे त्रिभुज के केंद्र। आसान है, एक बार अच्छे से समझ लोगे हमेशा याद रहेगा। बेसिक चीजें याद रखनी है हमने, केंद्रक, केंद्रक का मतलब माध्यिका और तीनों शीर्षों का
हमें समेशन करना है और डिवाइडेड बाई 3 कर देना है ना। इसी प्रकार अंतःकेंद्र था, अंतःकेंद्र में कोण समद्विभाजक आते हैं, कोण समद्विभाजक सामने वाली भुजाओं को बाकी दो भुजाओं के अनुपात में काटते हैं।